सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपको 75वीं यौम आज़ादी मुबारक कह के। अल्लाह ताला हमारी कौम को सीधा रास्ता दिखाए, हम सीधे रास्ते पे चलें, क्योंकि और लोग तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंबिया अलैहिम सलाम की भी ये सुन्नत है कि अपनी कौम के लिए अच्छी हम जो है वो इस्लाह की बातें करें। तो बात यह है कि इस्लाह की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। और अल्लाह ताला सबसे पहले तो मुझे सीधा रास्ता दिखाए, मैं सीधे रास्ते पे चलूं, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करे और फिर उसके बाद कौम के लिए मैं यही कहूँगा कि कौम पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे गुमराह है, सरी गुमराह है, गलत रास्ते पर है, गुनाहों के रास्ते पे है और उस रास्ते पे है जिसका अंजाम अच्छा नहीं है। तो अच्छे लोग वो होते हैं जो सच बोलें। हमें अपनी कौम की इस्लाह करनी चाहिए। और इस चूँकि 14 अगस्त को तो हमारा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 14 अगस्त की निस्बत से मैं मुख्तसरन यही बात कहूँगा कि हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं ये रास्ता आज़ाब का रास्ता है। तो इसमें सबसे पहले तो ख़ुद की इस्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ही बुरे लोग हैं, एक मैं और एक माविशियात। आप लोग तो समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन एक सही इंसान होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ऐब और बुराइयाँ उन कौमों में मौजूद थीं जिन पर अज़ाब नाजिल हुए, वो सब मुझे अपनी कौम में दिखती। चाहे वो याजूज माजूज हो, चाहे वो आदो समूद हो, चाहे वो कौम लूत हो या और दीगर अक़वाम हो, जिनकी खंडरात हमें रोज़ाना दिखाई देते हैं कि किस तरह वो अज़ाब की नज़र हुए। तो मेरा काम इस्लाह का इस हद तक ही था। बस इसके बाद फिर अगर सुन लो तो ठीक, वरना नज़र फेरने का हुक्म है तो हम आपसे नज़र फेर लेंगे। आगे चलते हैं जनाबे वाला। उस कौम का नाम बताइए नाजरीन जिसने खुशियां मनाई जब उसकी दुश्मन कौम, उनका दुश्मन मुल्क भारत, वहां पे नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गया। गैस करें कौन सी वो कौम है जिधर शादियाने बजाए गए, मिठाइयां खिलाई गई और लुडियां डाली गई, डिस्को डांस हुए जब नरेंद्र मोदी को वजीर आजम हिंदुस्तान का बनाया गया। बताएं उस कौम का नाम जिन्होंने अपने दुश्मन मुल्क के अंदर इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी का वजीर आजम बनने पर जश्न मनाया। राइट, आप समझ गए। दूसरा ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद कौन सा ऐसा मुल्क था जिधर जश्न मनाए गए, खुशियां मनाई गई कि रिपब्लिकन सदर आ गया, अब हमारे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा और हमारे मुफाद में होगा। और अब उस कौम का नाम बताएं कि जो तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद जश्न मना रही है। आगे समझते आ गए होंगे। अब आप कहते हैं ये एंकर आ गया, हमारी खिंचाई क्यों करता है। नहीं, आप पे बात थोड़ी की, मैंने तो उस कौम की बात की है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने पे खुशियां मनाई, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने पर खुशियां मनाई, और आज ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस पे खुशियां मना रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू है, लंबी तफसीली गुफ्तगू है। भाई आप लोगों की आज की लिए इतनी खिंचाई काफ़ी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान के रहे हैं और तमाम हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सर वेलकम करता हूं आपको। शुक्रिया जी। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रही, वैसे मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि अमूमन लोग मेरा नाम अली नासिर सुन के शायद एक अपने जहन में तस्वीर बना लें कि ये इस वजह से कह रहा है, क्योंकि उस वजह से कह रहा है। लेकिन बात यह कि आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, व्हाई इज पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेलिब्रेटिंग ओवर द चेंज ऑफ रजीम इन अफगानिस्तान? क्या कहते हैं आप? देखिए इसमें तो सेलिब्रेशन इन सेंस इसलिए है कि जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी जगह बन रही थी जहाँ पे हमारे खिलाफ दहशत गर्दी भी थी। जी जी। बहुत से जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में हुए और हमारे शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए और सुसाइड बॉम्ब भी हुई। वो जो था उसमें अफगानिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान ने भी बहुत बड़ा अपना एक सेंटर बना लिया था जिसके जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाता था। तो कम अज कम हालात ऐसे हैं कि वो जो डिस्टेबलाइजेशन इंडिया कर रहा था होपफुली वो खत्म हो गई।
और पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अफगानिस्तान को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक को एक्सिस्टेंस की और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने के लिए। तो अफगानिस्तान की सोसाइटी है उसमें स्टेबिलिटी एक तरीके से आ सकती है कि वहाँ पे उनकी एक ट्रेडिशनल जो है गवर्नेंस उस बेहतर किया जाए और उसको पॉलिटिक्स और सियासत से डाइवर्ट करके इकोनॉमिक्स की तरफ लाया जाए और अफगानिस्तान का फ्यूचर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में है। सो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये एक किस्म की उस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट डेफिनेटली हुई है। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे ये जानने करूंगा कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस अभी तक के बहुत गलत रहे हैं और हमने गलत फैसले करने की वजह से अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आई थिंक इंडिया की दुश्मनी के अंदर अंग्रेजी की एक कहावत मुझे याद आ गई, डोंट कट योर नोज टू स्पाइट द अदर। ये अंग्रेजी की कहावत है, डोंट कट योर नोज टू स्पाइट द अदर। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, डॉक्टर सलमान शाह साहब के साथ बात कर रहे थे और यही डिस्कशन हो रही थी कि कहीं कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। और मैंने एक अंग्रेज़ी कहावत आपको बताई कि डोंट कट योर नोज़ टू स्पाइट द अदर, जिसके माने ये होते हैं कि दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए, दूसरे से कोई बदला उतारने के लिए आप अपना नाक ना काटें। तो हमारे साथ अब डॉक्टर हुमा बकई साहिबा भी शामिल हो गई हैं, जो कि मारूफ तज्ज़ियाकार भी हैं, बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखती हैं। मैडम, वेलकम करता हूँ आपको। हुमा बकई साहिबा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी अपना तज्ज़िया पेश करें कि जो वाक़यात पेश आए हैं और जिस जल्दी से ये मामलात पेश आए हैं और पाकिस्तान में जिस सतह से और जिस खुशियों की जो इंतहा मैं देख रहा हूँ और शादियाने बजाए जा रहे हैं, किस हद तक उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि खुशी के शादियाने बजाने की तो कोई बात है। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता कि ये समझिए ये ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है और बाहर इस बात का इदराक कराना चाह रहा है कि हम सियासी और पुरअमन हल के लिए मुतहरिक हैं और उसके लिए कल एक अफगान डेलीगेशन यहाँ था। इस वक्त पाकिस्तान जो है वहाँ से सेफ इवैक्यूएशन भी कराने में इन्वॉल्व है। PIA की फ्लाइट जा रही हैं, लेकिन देखिए अफगानिस्तान में जो हसूल अमन है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ इस्लामाबाद अकेले नहीं कर सकता, उसमें मॉस्को का भी किरदार है, उसमें बीजिंग का भी किरदार है और सबसे अहम बात ये है कि तालिबान किस तरह सूरत हाल को आगे लेकर बढ़ता और तालिबान कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी को और शेयर्ड फॉर्मूले की तरफ रागिब है या नहीं। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसके दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक ऑपरेशनल और एक स्ट्रैटेजिक। ऑपरेशनल तो यही है जो इसको पाकिस्तान कर रहा है और साथ साथ इसके कि अगर महाजरीन का इनखला होता है तो पाकिस्तान उसको किस तरह हैंडल करेगा, वहाँ हमारी क्या स्ट्रैटेजी। आज एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होनी है। दूसरा स्ट्रैटेजिक है, रिकग्निशन तालिबान को पाकिस्तान को भी उसी वक्त देनी चाहिए जब दीगर ममालिक दें और ये कैप्चर जो हो ये लीगल हो, लेजिटिमेसी हो, इसकी रिकग्निशन हो। स्पॉयलर्स पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल को मखदूश कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। उस हवाले से हमें चौकन्ना रहने की बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुशियां बनाने की बात है। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और देखना है ये आगे चल के किस तरह रहेगी। नहीं, इतनी सेलिब्रेशन तो मैंने जश्न आज़ादी पे 14 अगस्त पे 75वीं साल पाकिस्तान की जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे नहीं देखी जितनी मैंने कल जो है वो तालिबान के काबुल में दाखिल होने पर पाकिस्तानी जो ओवरऑल मैं क्या कहूँगा डायस्पोरा है और बिलखुसूस इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा है, उनकी जो खुशी है। आप कह रही हैं कि शादियाने नहीं बजा रहे, ये तो एक्सकेटिक हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं। जैसे ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे कोई खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया। आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आप भी मेरे साथ रहिए। डॉक्टर सलमान शाह साहब की जानिब जाऊँगा। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा ने बड़ा बैलेंस्ड व्यू दिया है कि अभी हमें वेट एंड वॉच करना है और देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। आपके ख्याल से क्या डॉक्टर सलमान शाह साहब बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग
और कुछ ज़्यादा ही गुडविल हंटिंग करने नहीं निकले हुए, क्या कहते हैं आप? जी डॉक्टर सलमान शाह साहब। मेरे ख्याल डॉक्टर सलमान शाह साहब के साथ जो राब्ता है दोबारा से कायम करते हैं, उनकी आवाज़ वाज़े नहीं आ रही मुझे। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा की जानिब दोबारा से वापस जाता हूँ। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा, यू स्टैंड बाय द सेम थिंग दैट यू सेड प्रीवियसली, दैट पाकिस्तान शुड नॉट इंटरफेयर एंड देयर शुड बी नो डीप, जैसे वर्ड यूज़ किया था, डीप स्ट्रेटजी इन अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान एंड, क्या कहती हैं आप? जी हुमा बकई साहिबा, मेरे ख्याल दोनों के साथ ही जो है वो राब्ता मुख्तसर चलें, जो गुफ्तगू हुई उसी को आगे लेकर चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह दोनों जो हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट उनकी जानिब भी जाएंगे। बात इतनी सी है कि इंटरप्रिटेशन कैसी है और पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना ज़्यादा जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उसकी जानिब हम थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में खैर किसी को कुछ पता होता ही नहीं है ना, हम तो जो लाल बत्ती के पीछे लगा दो हम नाच गाना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा भी अफ़गानिस्तान के पड़ोस में कुछ ममालिक हैं जो कि चाहते थे कि तालिबान की हुकूमत वहाँ कायम हो जाए और अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के चला जाए। तो आगे आप समझ गए होंगे वो पड़ोस कौन है, क्योंकि एक और भी पड़ोसी ज़ाहिरी तौर पर तो वो ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो मखसूस पड़ोसी दरअसल तालिबान को हुकूमत में लाने के लिए बहुत हद तक अपना किरदार अदा करता रहा है। ज़ाहिरी तौर पर वो ख़िलाफ़ हैं और मशरिक़ वस्ता में भी उनकी तनाव चल रहा है, और ये जो हमारे यहाँ मुल्क में बढ़ती फ़िरका वारियत है, इसके पीछे भी वही पड़ोसी है हमारा, इंडिया नहीं है वो, कोई और पड़ोसी है, आई से शुरू होता है नाम। खैर डॉक्टर सलमान शाह साहब, अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और भी ममालिक का इनहेरेंट इंटरेस्ट था जो हमारे रीजन में थे कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे ना रहे। तो वो एक इंग्लिश फिल्म आई थी, आपको याद होगा, स्लीपिंग विद द एनिमी। तो ये कुछ पाकिस्तानी अकेला नहीं है जो कि इस मामले में खुश है, सम अदर नेबर्स ऑफ आवर्स हैव आल्सो बीन स्लीपिंग विद द एनिमी। क्या कहते हैं आप? जी अली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नंबर वन, एक तो पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें बड़े क्लियर होने चाहिए। नंबर वन है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में अब इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे रॉ के जितने भी अड्डे थे वो ख़त्म होने चाहिए और पाकिस्तान में वहाँ से दहशतगर्दी बिल्कुल नामुमकिन होनी चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान का इस खित्ते में एक जियो इकोनॉमिक्स का जो आइडिया है कि पूरे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में तजारत और इकोनॉमिक्स के ऊपर फ्यूचर बनाया जाए, उसमें मदद मिलनी चाहिए। क्लियरली जब अशरफ गनी की हुकूमत थी उस वक़्त पाकिस्तान कोशिश की कि ये बन सके, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सका क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत की जो रेट थी वो इतनी नहीं थी कि वो काफ़िले जो तजारत के हैं वो आसानी से वहाँ से सेंट्रल एशिया जा सकें, उज़्बेकिस्तान जा सकें, ताजिकिस्तान जा सकें, तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन आनी थी, वो नहीं बन सकती थी। तो कम से कम अब तालिबान का कंट्रोल पूरी टेरिटरी पे है और अगर इनको सर्वाइवल करना है तालिबान ने तो इनको इकोनॉमिक्स के ऊपर देना पड़ेगा जोर। और अफ़गानिस्तान की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे अफ़गानिस्तान को एक सेंट्रल जैसे हार्ट ऑफ एशिया अमेरिकन कहते थे वो प्रोग्राम मुकम्मल करना है, तो उसमें हो सकता है कि अमेरिका भी शामिल हो जाए। और सो वी हैव टू वेट एंड सी कि उस तरफ हम कब उस डायरेक्शन में पहुँचेंगे। दूसरी बात है जो आपने अभी बात की कि अगर दुनिया में कोई एरिया है जहाँ पे फ्री ट्रेड जोन नहीं बना हुआ तो वो हमारा खित्ता ही है, जहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है, आपका ईरान, टर्की, पाकिस्तान, जो ECO थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 10 मुल्कों की है, 10 मुसलमान मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान
और अफ़गानिस्तान समेत सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक हैं, उनका एक एजेंडा था कि फ्री ट्रेड होगा इस खिते में, और वो भी नहीं पूरा हो सका क्योंकि अफ़गानिस्तान में जंग थी और उसकी वजह से वो डिसरप्ट होता रहा। तो आई थिंक कि वो भी अब रिवाइव हो सकता है, उसमें बहुत सा पोटेंशियल है। और अल्टीमेटली अगर आप देखें कि जब अमेरिका ने वियतनाम से बाहर गए तो वो खिता बहुत डेवलप किया, आसियान वहाँ पे बना, वहाँ पे वियतनाम देखें अब दोबारा से एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड बहुत तरक्की की है। तो हमें भी अब इस खिते में तरक्की की तरफ देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो। डोमेस्टिकली जो भी वो करना चाहते हैं ये उनकी बिजनेस है, वो कैसे अपने माशरे से डील करते हैं, हमारी उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से करेंगे और वहाँ पे सारी अमन होगा, सबको खुशहाल होगा। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि इस पूरे खिते में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो और सारे खिते में हम बेनिफिट ले सकें और इस खिते की गुर्बत को दूर कर सकें। तो वो देखने की बात है कि अब वो कैसे, कितनी जल्दी होगा और कैसे चलेगा। और पूरी दुनिया को हमने इस खिते में इन्वॉल्व रखना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये खिता कोई सर्द जंग का हिस्सा बन जाए और यहाँ ये चीन और अमेरिका का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो या रूस का यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो आई थिंक कि प्योरली अब इकोनॉमिक बेसिस पे अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो ये मसले सारे आहिस्ता आहिस्ता हल होने शुरू होंगे और तमाम ममालिक जो हैं इस खिते के वो अपना अपना निज़ाम और अपने अपने सिस्टम को डेवलप करें ताकि ये पूरा जो खिता है ये इकनॉमिकली डेवलप करे। तो आई थिंक कि इसकी अब चांसेस बहुत बेहतर हो गए हैं। पहले यहाँ पे बहुत से स्पॉयलर्स भी थे और क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अपनी एक वहाँ पे इक़्तिदारी क्रिएट कर रहा था और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा था, वो ईरा अब खत्म होगा इंशाल्लाह और आगे एक को प्रॉस्पेरिटी का ईरा चलेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे शामिल गुफ्तगू है। भाई मुझे तो बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है अपनी गुफ्तगू के अंदर। उसकी वजह यह है कि बातें तो बहुत सारी बताने की हैं और गलतियों की इस्लाह भी करनी है, लेकिन अगर कोई ख़ुद अपने पैरों के अंगूठे काटना चाह रहा हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अमूमन लोग नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा और भला क्या है। हमारे मुल्क के मुफाद में जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक मैं अब और मज़ीद नहीं कहूँगा। बातें तो बहुत सोच के आया था, लेकिन मेरे ख़्याल से वो राज दिल में पेवस्त रहें तो